स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारे शो में आप सभी के सामने हमारे साथ मौजूद हैं उत्कर्ष सिंह सर, जो कि स्टडी IQ के साथ काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं और ये एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में एक एक्सपर्टीज़ इनको हासिल है। इससे पहले सर से हम जाने उनके बारे में, आपको मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहता हूँ। सर एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से एंथ्रोपोलॉजी में ग्रेजुएट हैं एंड दिस नीड्स अ स्पेशल मेंशन कि सर हाईएस्ट एग्रीगेटर भी थे अपनी यूनिवर्सिटी में इन एंथ्रोपोलॉजी, राइट। इसका मतलब बेसिकली ये है सर दैट इट इज इक्वलेंट टू बीइंग अ गोल्ड मेडलिस्ट इन एग्जैक्टली अगर आप बात करें तो सेम सेंस में ये गोल्ड मेडलिस्ट है, बिल्कुल। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के बारे में, लेकिन उससे पहले सर आप अपने बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को जरूर दीजिए, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक आपके साथ इतना कनेक्ट नहीं किया है वो आपके बारे में जान सकें। सो बेसिकली जो मेरी यूपीएससी की जर्नी है उसमें एंथ्रोपोलॉजी को एज एन ऑप्शनल रखने के साथ साथ अगर देखा जाए तो मेरा इस सब्जेक्ट में एकेडमिक इंटरेस्ट भी आने लगा था एंड आई चोज दिस ऑप्शनल फॉर माई ग्रेजुएशन। तो मेरा जो ग्रेजुएशन है उसमें भी एंथ्रोपोलॉजी रहा है और साथ ही साथ मैंने इस जर्नी को कंटिन्यू किया टुवर्ड्स द पोस्ट ग्रेजुएशन। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ जो कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, देर आर थ्री प्रीमियर इंस्टीट्यूट इफ यू टॉक अबाउट एंथ्रोपोलॉजी। द वन इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, द अदर कलकत्ता यूनिवर्सिटी और थर्ड जो है वो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ है। और यहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल किया इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एंड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अटेंडिंग द क्लासेस फॉर द मास्टर्स मैंने यूजीसी नेट के जो JRF के एग्जामिनेशंस होते हैं उसको भी क्रैक किया इन द सेम सब्जेक्ट एंड नॉट वंस एक्चुअली ट्वाइस। और ये करते करते देर वॉज अ फील्ड ट्रिप जहाँ पे हमें सिंगरौली बेल्ट जो रीजन है वहाँ पे कई सारी ट्राइब्स उनके मल्टीपल इश्यूज होते हैं पर्टेनिंग टू डिस्प्लेसमेंट रिहैबिलिटेशन। तो वहाँ पे भी हमें मौका मिला कि एक फील्ड वर्क एंथ्रोपोलॉजिकल हम कंडक्ट करें और एक नेटिव अप्रोच के थ्रू हम जाने कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है। तो सिर्फ एक थ्योरेटिकल पार्ट या जर्नी नहीं रही है एंथ्रोपोलॉजी में, एक फील्ड पे भी काम करने की वजह से अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी प्रोफाउंड होती है। दैट्स रियली ग्रेट सर। सो सर का एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है, नॉट जस्ट इन एकेडमिक पर्सपेक्टिव बट आपने फील्ड वर्क और प्रैक्टिकली भी एंथ्रोपोलॉजी को अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी जो होती है उसका भी एक प्रॉपर अनुभव ले रखा है। सो दैट्स रियली गुड सर। सो सर जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर आज की हमारी चर्चा का मेन मुद्दा जो रहने वाला है वो एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल इन यूपीएससी, इसको लेके हम आपस में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर कई तरीके के सवाल एस्पिरेंट्स के मन में आते हैं। तो सबसे पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब मैं तैयारी बेसिकली मैंने स्टार्ट की थी वे बैक इन 2015, तो उस समय पर एंथ्रोपोलॉजी ऐसा बहुत पॉपुलर चॉइस नहीं हुआ करता था एज एन ऑप्शनल, बट ओवर द इयर्स वी कैन वेरी वेल सी कि ये एक पॉपुलर चॉइस बनता जा रहा है। तो इसका कुछ कारण या क्या पिन पॉइंटेड चीज़ें हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो सर कि मैदान में जो जीतता है नाम अक्सर उसी का हम लोग जानते हैं। बिल्कुल। चांद पे पहले कदम किसने रखा या फिर किसी मैराथन में जीता कौन, फर्स्ट रैंक किसने अचीव की, हमेशा दुनिया अचीवर्स को ही याद रखती है। और एंथ्रोपोलॉजी के साथ भी ऐसा ही था। एक सब्जेक्ट की अगर एक डिसिप्लिन की तरह अगर आप बात करें तो टॉपिक्स फिर पहले भी वही थे जो सिलेबस में इंक्लूडेड है, ऑल्दो रिविजन हुआ है मल्टीपल टाइम्स, पर मोर और लेस जो सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है हमेशा से सेम रहा। पर जो हम रिजल्ट फ्रंट की बात करते हैं वो अचानक से, आपने जैसे बात की आप 2015 से शुरू कर रहे हैं, तो अगर शायद आपने 2 साल और आगे जाके प्रिपरेशन को स्टार्ट किया होता तो मे बी आपकी भी चॉइस जो होती है एंथ्रोपोलॉजी होती। क्योंकि 2017 में हम देखते हैं ऑल इंडिया रैंक 1 ही नहीं, टॉप 10 के अंदर 4 रैंक एंथ्रोपोलॉजी ने दी। बिल्कुल। 18 में भी जो 2 रैंक थी वो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल ने दिया। तो ये एक अचीवर फ्रंट पे अगर आप बात करते हो, इस साल भी नीड्स टू बी मेंशन कि 2022 के रिजल्ट जो हैं उसमें भी 3578 यानी टॉप 10 में 4 रैंक्स एंथ्रो ने दिया। तो अचीवर फ्रंट पे काफ़ी चीज़ें पिछले 7-8 सालों में बदली हैं। इस वजह से एक जो सब्जेक्ट के तौर पे ये ऑप्शनल के तौर पे पहले लैक कर रहा था, कुछ नीश स्पेशलाइजेशन वाले जो लोग थे या फिर कुछ ऐसे ऑप्शनल जो अवेलेबल नहीं थे, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस नहीं है तो उन लोगों ने ले लिया। पर फिर बाद में ये सबकी एक चॉइस बनने लगा ड्यू टू दी रिजल्ट दैट इट हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग पिछले कुछ 7-8 सालों में। और भी कई सारे अगर हम बेनिफिट फ्रंट की बात करते हैं, क्या इस सब्जेक्ट की खास बात है, पर्क्स है, तो वो हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल। और एक सबसे हाईलाइटेड जो यहाँ पे चीज़ रहती है वो इस सिलेबस का काफ़ी शॉर्ट और क्रिस्प होना होता है। जी बिल्कुल, मेरा बेसिकली यही सवाल बनने लगा था कि जब ऑप्शनल जो जीता वो सिकंदर, ये तो आपने क्लियरली बता ही दिया है, बट इसमें एस्पिरेंट्स की खुद की मेहनत के साथ साथ देयर मस्ट बी समथिंग विद इन दिस ऑप्शनल एज वेल, जो इस ऑप्शनल को एक प्रेफर्ड चॉइस जिसने बनाया कि फर्स्ट गो में कैसे इन टॉपर्स ने भी इन ऑप्शनल को चुना एंथ्रोपोलॉजी को। तो सिलेबस आई थिंक इज़ वन मेन क्राइटेरिया जिससे कि किसी भी ऑप्शन को हम चूज़ करते हैं।
तो सबसे पहले तो सर मैं सिलेबस के बारे में जानना चाहूँगा, एंड वाइल डिस्कसिंग दिस सिलेबस आई वुड लाइक टू नो कि जो हम बातें सुनते हैं कि बड़ा कंसाइज सिलेबस है, प्रिसाइज सिलेबस है, इजीली हो सकता है, तो ये कितना ट्रूथ है इसमें, और अगर ट्रूथ है तो वो कैसे हम इसके बारे में जान सकते हैं? तो ये कम्प्लीटली ट्रू है, इसमें कोई भी एक हिडन लेयर नहीं यहाँ पे ऑपरेट कर रही है। अगर आप बाकी किसी भी सब्जेक्ट के ऑप्शनल के सिलेबस को उठा के देखते हो और साइड बाय साइड एंथ्रोपोलॉजी को कंपेयर करते हो, तो दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हर एक ऑप्शनल में जो यूनिट्स का अरेंजमेंट है, इट इज़ इन द फॉर्म यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यहाँ पे क्या हुआ था एंथ्रोपोलॉजी में, एक खास बात हुई थी कि जब सिलेबस को रिवाइज किया जा रहा था, तो 3 लोगों का एक पैनल बैठता है और 3 लोगों के पैनल ने एक नॉन कंसेंसस के वे में चीज़ों को आपस में बिना डिस्कस किए हुए अपनी अपनी राय को सामने रखा, रिकमेंडेशन दिए कि क्या चीज़ों को इंक्लूड करना है, क्या चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना है। और जब फाइनल ड्राफ्ट तैयार होता है तो एक काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है, क्योंकि जो पॉइंट जो एक दूसरे ने कॉमन रखे थे उनको इंक्लूड किया जाता है और कुछ चीज़ें जो अनकॉमन थी उसको हटा लिया गया। इसलिए सिलेबस आप एंथ्रोपोलॉजी का आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पे आपको यूनिट 1.1, 1.2 देखने को इस तरीके से अरेंज्ड है, और उसके अंदर भी काफ़ी क्लियरली बताया गया है कि आपको पढ़ना क्या है। क्योंकि सब्जेक्ट शॉर्ट होना एक बात होती है, पर कभी कभी डेप्थ बहुत ज़्यादा हो जाती है उसमें। यहाँ पे डेप्थ को कम रखा गया है, आपको सिलेबस थ्रू आउट दी टेन्योर गाइड करता जाएगा कि किस यूनिट में क्या पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं, एक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में हमारा बेसिक पार्ट होता है, या पेलियंटोलॉजी होता है, तो वहाँ पे अगर आप जाते हो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे, तो मल्टीपल फॉसिल्स को आपको पढ़ना है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, सारे रिकॉर्ड्स आपको देखना है। पर यहाँ पे आपको स्पेसिफाई कर रहा है कि सिर्फ निएंडरथल को आप पढ़ो और उसके भी क्लासिकल और प्रोग्रेसिव फॉर्म को पढ़ो, रोडेशियन मैन को पढ़ लो, तो कुछ काफ़ी कंसाइज वे में चीज़ों को रखा है। सेम गोज फॉर द थ्योरीज ऑल्सो सर, कि वहाँ पे आपको बताया कि इवोल्यूशनिज्म का जो स्कूल है, थिंकर्स आपको एटलीस्ट 1 डजन वहाँ देखने को मिल जाते हैं, पर वो कह रहा है कि आप 3 लोग को पढ़ लीजिए, टाइलर को, फ्रेजर को, मॉर्गन को, आपका काम हो जाएगा। अगर कवरेज की भी हम बात करें तो कंपेयर टू अदर ऑप्शनल्स यहाँ पे टेन्योर जो है वो काफ़ी कम लगता है। खासकर पेपर 2 का जो सिलेबस है वो काफ़ी कंसाइज है, और सारी चीज़ें पेपर 1 से ही वहाँ पे कनेक्ट हो रही है। तो जो भी पेपर 1 में टाइम लग रहा है उसके हाफ टाइम में पेपर 2 यहाँ पे खत्म हो जाता है। बिल्कुल। सो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से इसका सिलेबस यूपीएससी साक्षात खुद ने मेंशन किया है, वो जो दायरा है, वो दायरा काफ़ी क्लियरली हमें पता क्लियरली लग रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शनल। तो ये एक एडवांटेज एंथ्रोपोलॉजी को एज एन ऑप्शनल मिलती है कि दायरे में ना बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इवन जब मैं भी तैयारी करता था, देयर इज़ अ टेंडेंसी अमंग एस्पिरेंट्स कि वो पीएचडी करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना शुरू कर देते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी में क्योंकि सिलेबस ही इतना वेल डिफाइंड है, तो कहीं ना कहीं ये आपको उस टेंडेंसी को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। सर इसी के साथ में ये भी एक सवाल है मेरा, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स का भी सवाल रहता है कि ऑप्शनल चूज करते वक्त एक तो वो जीएस के साथ उसकी कन्वर्जेंस को देखते हैं। हालांकि शायद हमारा ये मानना है कि ये एक सेकेंडरी पैरामीटर होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट इज नंबर 1, बट फिर भी अगर हम इसकी फंक्शनल यूटिलिटी को देखें तो जीएस के साथ इसका सिलेबस कहाँ कहाँ कन्वर्ज करता है, उसके बारे में प्लीज थोड़ा बताइए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सर। कुछ 2-3 बातें जो हम दिमाग में रखते हैं ऑप्शनल को सेलेक्ट करते समय, उसमें से पहला तो लोग देखते हैं कि टॉपर्स आ रहे हैं क्या, सक्सेस रेट क्या है, ये एक बात हो गई। दूसरा, लोग ओवरलैपिंग को चुनने लगते हैं, और तीसरा इंटरेस्ट। ये 3 चीज़ें हैं जो सब लोग बताते हैं कि इन 3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि आपने ओवरलैप के बारे में पूछा, तो एंथ्रोपोलॉजी के बारे में कि ये मिथ भी रही है कि एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल जो है वो ओवरलैप नहीं करता है काफ़ी जीएस के साथ, पर ये मिथ पूरी तरीके से हम बस्ट कर सकते हैं हर एक जीएस के साथ ओवरले को यहाँ पे डिस्कस करके। अगर आप जीएस 1 को उठाते हो, आर्कियोलॉजी वाला है, फिर एआईएच वाला जो पोर्शन है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री वाला पोर्शन, दैट इज एंटायरली कवर्ड अंडर द रेल्म ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इवन इन मोर डिटेल। ज़्यादा डिटेल में आप वहाँ पे उन चीज़ों को कवर कर रहे हो। इस बार प्रीलिम्स में भी हम देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो थे वो आर्कियोलॉजिस्ट के ऊपर आए थे, बिल्कुल। एंड वो इजी क्वेश्चंस नहीं थे दोस्तों। यूजुअली हम हिस्ट्री में वैसे क्वेश्चंस नहीं पढ़ते, बट एंथ्रोपोलॉजी की अगर किसी को नॉलेज हो तो मोस्ट लाइकली उसने कर दिए होंगे। श्योरली उसने किए होंगे, अगर किसी का ऑप्शनल रहा हो एंथ्रोपोलॉजी। साथ ही साथ आप देखते हो जो कल्चर वाला हमारा पार्ट अच्छा खासा कवरेज होता है, तो जीआई टैग्स के बारे में हम पढ़ते हैं, कई सारी लोकल आर्ट और क्राफ्ट के बारे में हम वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। इन सारी चीज़ों को आप ट्राइबल कनोटेशन में, क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें होती हैं, ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स आ जाते हैं, सारी चीज़ें आती हैं, पर जैसे फॉर एग्जाम्पल गमूशा भी कुछ समय पहले आसाम का जो एक फैब्रिक है वहाँ पे, उसको एडिशन में लाया गया था। तो ऐसी चीज़ों को आप ट्राइबल आर्ट के अंदर में इंक्लूड करके पढ़ रहे हो, तो आपको
एडिशनली उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि आप आर्ट एंड कल्चर में आपने पढ़ लिया, नाम सुन लिया और एक रट्टाफिकेशन कर लिया, यहाँ पे आप उन चीज़ों के बारे में जान रहे हो और आपके लिए फिर आसान हो जाता है इसको याद करना। इन द आर्ट एंड कल्चर ओनली आप रेशियल क्लासिफिकेशन को, लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन, कई चीज़ों को आप वहाँ पे पढ़ रहे होते हो। दैट इज द पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में बेसिकली एक पूरा सेगमेंट कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, तो आर्ट एंड कल्चर वाला, इंडियन सोसाइटी वाला, इवन इंडियन सोसाइटी का हम जिक्र अगर करें पेपर GS1 में, तो वो भी चीज़ें पूरी तरीके से कवर होती हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर में सर जो एक टॉपिक आता है, आप देखते हैं पीजेंट रिबेलियन के बारे में होता है, या फिर जो Tribal एथनिक revolts. मूवमेंट है, ट्राइबल रिवोल्ट्स है, उन सबको आप पूरी तरीके से ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में, पीजेंटाइजेशन के मूवमेंट जो भी हैं उसके अंदर में आप कवर कर रहे होते हो। अगर हम GS2 की बात करते हैं या GS3 की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी मल्टीपल टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटी से अगर आप देखते हो, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, क्योंकि माइनॉरिटीज़ को बहुत अच्छे से एंथ्रोपोलॉजी में, एक एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ मेन, ऐसा हम जानते हैं, और मेन में भी अगर कोई एक डिसएडवांटेज सेक्शन है तो वो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट का हो जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए। तो चाहे आप 5th शेड्यूल की बात करो, 6th शेड्यूल की बात करो, कई सारे प्रोविजंस की बात करो जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं फॉर वेरियस मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेज ग्रुप, वो आप यहाँ पे पढ़ रहे होते हो। सोशल जस्टिस, खासकर इंटरनल सिक्योरिटी में, एक्सटर्नल सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, पर इंटरनल सिक्योरिटी इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, और भी ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था वाली हम बात करते हैं, तो अंदर छुपे जो दुश्मन हैं उनको जानना समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके पीछे कई बार कम्युनल कनेक्शंस छुपे हुए होते हैं, एथनिक मूवमेंट्स आपको देखने को मिल रहा होता है, खासकर नॉर्थ ईस्ट में जो हम पिछले कई समय से सुन रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप डील करते हो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में, जब इंडिया के सोशल फैब्रिक को आप समझ रहे होते हो। तो अ लॉट ऑफ पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। सो दैट्स ग्रेट। सो आप देख सकते हैं कि ओवरलैप में भी ऐसा नहीं कि एंथ्रोपोलॉजी कहीं लैक करता है या एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स को ये सोचना चाहिए कि हम बाकी एस्पिरेंट्स के मुकाबले कहीं ना कहीं पीछे हैं। ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू यूज़ योर क्रिएटिविटी इन योर आंसर्स। सो सर, अक्सर ना अगर मैं देखूं, जब चॉइस ऑफ ऑप्शन करते हैं, पैरामीटर्स हमने देख लिए, इसमें जब लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं तो अक्सर एक सूफीज चॉइस आ जाती है सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षिप्त में इन दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन करें और किस तरह के कैंडिडेट को कैसा ऑप्शन लेना चाहिए, उसके बारे में आपकी क्या राय है? एक ह्यूमर के वे में हम अक्सर कहते हैं कि सोशियोलॉजी में कुछ अलग नहीं है, जो एंथ्रोपोलॉजी 4 भागों में बटा हुआ है, सोशियो कल्चरल, आर्कियोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक एंड फिजिकल। तो हमारा जो सोशियो कल्चरल वाला पोर्शन है उसको आप निकाल दो तो वो सोशियोलॉजी बन जाता है, ऐसा हम अक्सर मजाक में कहते हैं। पर जोक्स अपार्ट, अगर आप उसके सिवा भी बात करते हो तो सोशियोलॉजी एक पर्सपेक्टिव और आइडियाज़ के ऊपर फोकस करता है। आप थिंकर्स, थॉट्स के ऊपर प्रोसेसेस जो है, जो मेंटल कंस्ट्रक्शंस हैं, उनको हम पढ़ रहे होते हैं। अलग अलग थिंकर्स की थ्योरीज क्या हैं, उनके वर्क्स क्या हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज़ होते हैं। जैसे मीड ने जो कंसेप्ट दिया हुआ है, आई मी माई सेल्फ एंड अदर्स का जो कंसेप्ट दिया हुआ है, इन सब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपको एंथ्रोपोलॉजी में भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल। अंतर क्या आ जाता है कि वहाँ पे आप इम्पीरिकल और साइंटिफिक स्टडीज़ कर रहे हो, आप फील्ड वर्क के थ्रू सब्सटैंशिएट कर रहे हो कि ये जो थ्योरीज हैं, क्या ये रियल लाइफ में कहीं इनकी ट्रेजेक्टरीज जो है वो मीट अप कर रही होती है। तो जिनका भी एक थोड़ा साइंटिफिक ओवरले ऑफ माइंड आपको देखने को मिल रहा होता है, कंस्ट्रक्शन उनका थोड़ा साइंटिफिक है, उनको थोड़ा इंटरेस्ट है चीज़ों के पीछे रेशनल लॉजिक्स को ढूंढने का, तो उनके लिए एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है। और अगर आपका थोड़ा फिलोसफिकल माइंडसेट आपको देखने को मिल रहा है कि किसने क्या कहा था, मार्क्स ने ये कहा हुआ था, वेबर ने ये कहा हुआ था, दरखाइम ने ये कहा था, पार्सन्स ने ये कहा था, तो लोगों की बातों में, पर वो माइंडसेट हमारा बदलता जा रहा है। आज की जो हमारी जनरेशन है वो फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। सब्सटेंशिएट कैसे कर रहे हो आप अपनी बात को, क्योंकि लोग तो कुछ भी, हम लोग आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम अपनी 2 थ्योरीज यहाँ पे अभी कुछ भी दे सकते हैं, और आगे वाली जनरेशन हो सकता है हमें आइडियलाइज करके उसको पढ़ने लगे, अगर भले हम अगर उतने इंटेलेक्चुअल हुए तो, है ना। दैट इज बिल्कुल बिल्कुल अंडर डाउट ऑफ कोर्स। सर वैसे सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर मेरा भी सोशियोलॉजी ऑप्शन था तो उसमें अगर मैं देखूं तो हालांकि सर इसमें बहस तो बहुत हो सकती है सोशियोलॉजी Definitely. वर्सेस एंथ्रोपोलॉजी की। दैट विल डू समडे। हाँ, वी विल डू दैट समडे। लेकिन हाँ सर की टू सम एक्सटेंट एक बात तो सही है कि अक्सर सोशियोलॉजिकल थिंकर्स को आर्मचेयर फिलोसोफर्स भी कह दिया जाता है, बट ऐसा नहीं सभी आर्मचेयर्स थे। देयर वर मेनी फिलोसोफर्स एंड मेनी थिंकर्स जिन्होंने फील्ड वर्क भी किया है। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म और वो क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ डुर्कheim, कार्ल मार्क्स, ये सब हम करते हैं, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी विजुअलाइजेशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड यू कैन बेसिकली थिंक इन एब्स्ट्रैक्शंस, कि आप अगर हवा को मूव करते हुए विजुअलाइज कर सकते हो, या कोई एक थॉट है, वो थॉट सोसाइटी में कैसा मैनिफेस्ट कर रहा है, वो विजुअलाइजेशन की पावर अच्छी है और उसको फिर आसपास अपनी सोसाइटी की चेंजेस के साथ लिंक कर सकते हैं, तो सोशियोलॉजी इज अ गुड ऑप्शन। एंड अगर आप
ये चीज में इतने अच्छे नहीं है मान लीजिए, तो कोई घबराने की बात नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी इज देयर टू रेस्क्यू यू, क्योंकि वहां पे कॉन्क्रीट फैक्ट्स की, उन चीजों की बात करते हैं जिनको देखा और छुआ जा सकता है, राइट। सो वहां पर टैंजिबल चीजों की बात करने से समझने में, अंडरस्टैंडिंग में आसानी होती है। एंड दैट आई ऐड टू दैट कि दैट ऑल्सो मेक्स इट मोर स्कोरिंग, क्योंकि आप जब देखते हो जो साइंटिफिक थोड़े सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे आप ऑप्शनल्स की भी बात कर रहे होते हो, तो वहाँ पे मार्क्स स्कूल टाइम में मैथमेटिक्स या साइंस में भी काफी डेफिनेटली, बिकॉज वहाँ पे एक ऑब्जेक्टिविटी का क्वेश्चन आ जाता है, तो दैट ऑलवेज हेल्प्स। आप मार्क्स भी देखते हो, अगर आप एवरेज मार्क्स की बात करते हो तो यहाँ पे अबव एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं, आई विल नॉट टॉक अबाउट द एक्सेप्शनल केसेस क्योंकि वो 360 के बियॉन्ड भी मार्क्स लाए एंथ्रोपोलॉजी में, बट अबव एवरेज सिनेरियो में भी इट्स वेरी इजी टू स्कोर 300 प्लस टेकिंग एंथ्रोपोलॉजी इज ऑप्शनल ड्यू टू दी ऑब्जेक्टिविटी क्वोशिएंट। ग्रेट ग्रेट। सो अब सर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि आसपास, मतलब कैंडिडेट्स को हो सकता है हमारी बातें सुन के हमने काफ़ी जार्गन्स यूज़ कर दिए हैं, बिल्कुल। तो थोड़ा डर रहे होंगे, बट चलो इसको थोड़ा लाइट करते हैं मूड को। तो आसपास ना आज कुछ डेवलपमेंट्स देखते हैं जो हमारे इर्द गिर्द चल रही हैं, और उसको सोशियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे देख सकते हैं। दैट विल बी ग्रेट। तो अभी जैसा कि सब लोग जानते हैं यहाँ पे कि आदि पुरुष में जो हनुमान जी का एक डायलॉग है, उसको लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत सारी डिबेट चल रही है। तो सोशियोलॉजी में इसकी अलग अलग थ्योरीज आ जाती हैं, जैसे कि सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, थ्योरी ऑफ रिलीजन है डुर्खिम की, जहाँ पर उन्होंने सेक्रेड एंड प्रोफेन का Profane. कॉन्सेप्ट दे रखा है, जहाँ पर उन्होंने क्लियरली बताया कि जो कोई चीज़ सेक्रेड होती है उसको बहुत ही पूजनीय माना जाता है, और वो आम जनता के ऐसे लिंक नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वो जो हनुमान जी का डायलॉग था, क्योंकि टू सम एक्सटेंट वो ऐसे कहा जा रहा है कि थोड़ा स्ट्रीट स्लैंग उसमें यूज किया गया है, तो सेक्रेडनेस को प्रोफेन बना दिया गया है। इस तरह की थ्योरीज हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में इसको सेम चीज क्या हम विजुअलाइज कर सकते हैं, या इवन दरख्याम का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सेक्रेट प्रोफेन का, उसको हम भी एंथ्रोपोलॉजी में डील करते हैं। पर उस पे जाने से पहले क्या आप वो डायलॉग आपको याद है? वो डायलॉग मैं बोलना नहीं चाहता बोलना सर, नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं तो इतना फिर कंट्रोवर्शियल है, और कहीं ना कहीं मैं सच बताऊं टू सम एक्सटेंट यार मेरी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपका जो बिलीफ वाला पार्ट है उसके साथ जब थोड़ी खिलवाड़ होता है, वो बिल्कुल चाहे जितने भी मॉडर्निटी के एक्सपेक्ट आप डाल दीजिए उसमें, या फिर आप कहिए कि ये हमारा वर्जन है, बट दैट डू नॉट स्टैंड द चांस। तो अगर आप एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो हमारे यहाँ एक सर सिविलाइजेशन का स्कूल है, जहाँ पे हम सभ्यता और सभ्यता में ऑपरेट होने वाले अलग अलग जो डोमेन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल द लिटरेचर इज वन पार्ट, स्क्रिप्चर्स एक पार्ट होते हैं, उनको वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट वहाँ पे आ जाते हैं, उनका नाम है मैक्यूम मेरियट। तो मैक्यूम मेरियट ने एक थ्योरी दी है, उत्तर प्रदेश से जो लोग अगर बिलोंग करते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं कौन कौन उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। वहाँ पे आपने किशनगढ़ी करके एक सर विलेज है, उसमें उन्होंने फील्ड वर्क किया, तो उन्होंने पाया कि दो तरीके की प्रोसेसेस चल रही, और दोनों को, अगेन इट्स गोइंग टू बी अ टेक्निकल टर्म, पर हम उसको क्लैरिफाई करेंगे आपके लिए, ईजन अप करेंगे। दो टर्म्स उन्होंने दिए, एक यूनिवर्सलाइजेशन एंड द अदर इज पैरोकियलाइजेशन। तो यूनिवर्सलाइजेशन वो प्रोसेस होती है सर, जहाँ पे आप देख रहे हो कि जो अपर कल्चर या फिर ग्रेट ट्रेडिशन, जैसे हिंदू सोसाइटीज़ को आप देख रहे हो, तो एक जो मेजर रिलीजन्स हैं उनके एलिमेंट्स जो लोअर ट्रेडिशन या फिर जो ट्राइबल Little सोसाइटीज़ है, traditions. जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ है, मार्जिनल ग्रुप्स हैं, जिनका आप कहते हो न्यूमेरिकली उतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनके जब सब्सटेंसेस को अपने लिटरेचर में लेते हैं अपना दायरा बढ़ाने के लिए, अपनी एक तरीके से पकड़ को समाज में बढ़ाने के लिए, तो क्या होता है कि मेजर जो टेक्स्ट हैं, जो स्क्रिप्चर्स है, वो पोल्यूट हो जाते हैं। हम अक्सर जब रामायण की भी बात करते हैं, फॉर दैट एग्जाम्पल, उसी के ऊपर आदि पुरुष को हम ले आएंगे, तो वहाँ पे भी आपको देखने को बहुत मिलता सारे है वर्जन। बहुत सारे वर्जन है। वाल्मीकि ने आदि कवि वाल्मीकि जी हैं, तो उन्होंने एक वहाँ पे वर्जन रखा अपना, जिसको हम ओरिजिनल मानते हैं, ऑल्दो कई लोग कहते हैं कि मे बी जो रामकथा का ट्रेडिशन उससे पहले से चला आ रहा है, बिल्कुल। पर उसके बाद भी हम कहते हैं कि उसमें इंटरपोलेशंस होते रहे, कई सारी चीज़ें एडिशन हुई, और किसी को नहीं पता कि वो सही पार्ट है या नहीं है, लोग उस पर डिबेट करते रहते हैं। इवन फॉर दैट मैटर जो उत्तरकांड ऑफ रामायण है, उसके ऊपर भी काफ़ी सारा डिस्प्यूट है। पर बाद में हम देखते हैं तो 3 मेजर वर्जन्स आपको आते हुए देखने को मिलते हैं। साउथ में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे आपकी कंब रामायण या फिर कंबन रामायण जिसको आप कह रहे होते हो। अगर आप जगन मोहन ट्रेडिशन में जाकर के उड़ीसा में हम देखते हैं तो वहाँ पे दांडी रामायण आपको देखने को मिलती है, एंड दी वेरी वेरी फेमस इन द नॉर्थ रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास, वो आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें जो हैं लोकल ट्रेडिशन के एलिमेंट या लोगों की पर्सनैलिटी के एलिमेंट उनके वर्जन में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, तुलसीदास वॉज अ सेवाइट, है ना, वो शैव प्रथा के थे, शिव जी में उनका काफ़ी ज़्यादा डिवोशन था, बेसिकली वो काशी से थे, तो ये चीज़ जाहिर भी होती है। तो उनके वर्जन में आपको देखने को मिल रहा है कि रामेश्वरम में जो पूरी पूजा हो रही है वहाँ पे, है ना, और एक डीमन आकर के, एक राक्षस आकर के उनकी पूजा में इंटरफेरेंस लाने के लिए कमल के पत्ते जो वहाँ पे रखे थे उन्होंने चढ़ाने के लिए, वो कमल के पेटल्स, लोटस पेटल्स को वो चुरा ले जाता है, पूजा ताकि पूरी ना हो पाए, राम जी की विश फुलफिल ना हो पाए।
तो राम जी जिनके आंखों के बारे में उन्हें कहा जाता था कि वो कमल नयन, उनके जो नयन है, आंखें हैं, वो कमल के समान है, तो उन्होंने अपनी आंखों को निकाल के वहां पे रख दिया। तो इस तरीके के जो भी जिक्र हैं लॉर्ड शिवा से रिलेटेड, ये आपको उनका वर्जन तुलसीदास जी का रामचरितमानस में आते हुए देखने को मिला, जो कि कहाँ पे नहीं था, वाल्मीकि के रामायण में। सिमिलर ट्रेंड्स आपको लोकल वेरिएशन इंडोनेशिया में भी है कहीं पे। फॉर दैट एग्जांपल जो मैंने अभी बताया, सर ने बताया कि फील्ड वर्क किया हुआ है, तो आई हैव वर्कड अमंग्स द गोंड्स। गोंड एक ट्राइब है, 3 मेजर ट्राइब्स अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हो तो एक आपकी संथल है, भील्स है एंड गोंड्स है। तो गोंड्स के बीच में भी एक रामायण का वर्जन है, उसको कहते हैं गोंडी रामायण। जी। गोंडी रामायण में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सीता माता की जगह पे लक्ष्मण जी वहां पे अग्नि परीक्षा दे रहे हैं, ये उनके वर्जन में। एंड इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, जब मैंने भी पहली बार सुना तो मुझे काफी हैरानी हुई, मैंने उनसे और पूछा कि आप डिटेल में बताइए। तो ये स्पेसिफिक लोकल कल्चर के एलिमेंट जो होते हैं ये परकोलेट कर रहे हैं कहाँ पे, हमारे ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स में। और सेम चीज जो वहाँ स्क्रिप्ट राइटर है, डायलॉग राइटर, आई थिंक मनोज मुंतसिर नाम है उनका, वो भी सेम चीज को क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारा वर्जन है। तो इस सारी चीजों को आप रिलेट करके थ्योरीज के पार्ट से देखते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होती है, और कंटेम्परस एग्जांपल्स को जब अपने आंसर में कंसेप्ट के साथ जोड़ोगे तो मार्क्स आपके काफी बूस्ट होते हैं। बिल्कुल। और सिमिलर चीजें सोशियोलॉजी में घुर्रे साहब ने जब इंडोलॉजी के बारे में बताया है तो काफी चीजें वहां पर भी लिंक होती हैं। बिल्कुल। तो बहुत सही, तो वही सूफीज चॉइस का कारण है एक्चुअली कि काफी कुछ लिंक्ड भी है। तो आपने देखा सर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये बताया है कि कंटेम्पररी एक डिबेट चल रही है, और ये डिबेट्स का मेंशन अगर आंसर में हो जाए जिस तरीके से और जितने ल्यूसिडली सर ने बताया, सर मुझे लग रहा है कि एक फैक्टर और होना चाहिए ऑप्शन चूज करने का, एंड दैट इज अ गुड टीचर। और अगर ये आप जैसा टीचर मुझे मिला होता तो डेफिनेटली आई वुड हैव चोजन एंथ्रोपोलॉजी, राइट, एंड वी वुड हैव डेफिनेटली डन वेल। हो सकता है फिर मैं यहाँ पर ना पढ़ा रहा हूँ। देन इट वुड बी आर लॉस एक्चुअली, अगर सर यहाँ पे नहीं होते तो। थैंक यू सो मच सर। तो बहुत मजा आया इसमें सर। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, एक ना मणिपुर में भी वायलेंस काफी चल रही है, तो ये तो डायरेक्टली एथनिक वायलेंस है, तो सोशियोलॉजी में हम इसको देख सकते हैं एज अ क्लास स्ट्रगल या कास्ट स्ट्रगल। और डोमिनेंट कास्ट का भी एक कॉन्सेप्ट आता है जहाँ पे बेसिकली एक ऐसी कम्युनिटी जो रिप्रेजेंटेशन उसकी काफ़ी ज़्यादा है, नंबर्स में भी ज़्यादा है, जोग्राफिकल एरिया भले ही स्मॉल है, बट फिर भी वो अपने और राइट्स के लिए एजर्टिव हो रही है और दूसरे क्लासेस और कम्युनिटीज़ के साथ कहीं ना कहीं क्लैश आ रहा है। तो इसमें हमारे एम.एन. श्रीनिवास की कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, कार्ल मार्क्स का क्लास स्ट्रगल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंथ्रोपोलॉजिकली इसको अगर हम देखें या इसमें कोई थ्योरीज को अप्लाई करने की कोशिश करें तो उसमें क्या आपके हिसाब से आ सकता है? तो बेसिकली तो सबसे पहले जो सर आपने वर्क यहाँ पे एम.एन. श्रीनिवास जी का जिक्र किया, तो एंथ्रोपोलॉजी में भी हम श्रीनिवास जी के वर्क और उनके जो डोमिनेंट कास्ट की थ्योरी है, मैसूर के रीजन में रामपुर नाम का एक विलेज है, उसके ऊपर उन्होंने किया था। बाद में 76 के उनके एक वर्क रिमेंबर्ड विलेज के फॉर्म में आती है, और किताब का नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। असल में कैम्ब्रिज में वो एक आप लेक्चर्स देने पे जा रहे होते हैं, और उनका जो भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस उन्होंने उस वर्क के रिगार्डिंग कलेक्ट किया होता है, जब वो डोमिनेंट कास्ट की थ्योरी अपनी दे रहे हैं। डोमिनेंट कास्ट ऑफ रामपुर उनका पहला वर्क पब्लिश था, बाद में वो एक उसके ऊपर कंप्लीट बुक लिखना चाह रहे थे, एथनोग्राफिक वर्क करना चाह रहे थे, रिमेंबर्ड विलेज के नाम से वो बाद में छपा। तो उसका नाम रिमेंबर्ड विलेज इसलिए रख दिया गया क्योंकि वहाँ पे उनके ऑफिस में पूरी आग लग जाती है और जितनी भी चीज़ उन्होंने डाटा कलेक्ट किया वो खत्म हो जाता है। तो उन्होंने पूरी की पूरी आपको एटलीमेंट कास्ट का उन्होंने पब्लिश किया बाद में, वो उनकी यादों में से निकला हुआ था, उसके रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे, इसीलिए रिमेंबर्ड विलेज करके उस किताब का आपको नाम देखने को मिलता है, जो एथनोग्राफिक वर्क पब्लिश। तो डोमिनेंट कास्ट में श्रीनिवास साहब ये बता रहे होते कई सारे फैक्टर्स हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकली किसी भी ग्रुप का बहुत ज़्यादा होना, है ना, सीजेबल अमाउंट ऑफ एरेबल लैंड होना, अच्छा खासा एग्रीकल्चर लैंड है आपके पास, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको एक लोकल रैंकिंग में डिस्पाइट योर इन द हायरार्की आपकी जो रैंक होती है वो नीचे हो सकता है कि आप वैश्याज या फिर शूद्राज की रैंक अगर आप वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देखते हो तो उसमें आती है। पर सिंस आपके पास कुछ ऐसे फैक्टर्स है लाइक आपकी न्यूमेरिकली आप मेजॉरिटी ग्रुप को फॉर्म कर रहे हो, अच्छा खासा लैंड हो आपके पास, या फिर कुछ मॉडर्न फैक्टर्स हैं लाइक रिजर्वेशन एंड जिसको उन्होंने बाद में जिक्र किया था अपने वर्क के पब्लिश होने के बाद, तो इन वजहों से एक ग्रुप डोमिनेंट बन जाता है अपने एरिया में, है ना। तो लोकल रैंकिंग में वो ऊपर चला गया, डिस्पाइट वहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो उसकी एक पैन इंडियन रैंकिंग है वर्ण व्यवस्था के अंदर, उसके अंदर वो काफ़ी नीचे था। और ये चीज़ कॉमन आपको देखने को मिलती है थ्रू आउट इंडिया। लिंगायत्स की आप बात कीजिए कम्युनिटी में, गुजर्स की बात कीजिए, पाटीदार्स की बात कीजिए, जाट्स की बात कीजिए, तो इन हर केस में देखने को आपको मिलता है। द सिमिलर थिंग इज हैपनिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। तो मणिपुर का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट अभी हमने देखा उसमें मेते का जो ग्रुप है, तो वो वैली का, हमको ये समझना होगा जियोग्राफिक फैक्टर्स को अगर देखते हैं तो जियोग्राफिकली मणिपुर 2 एरियाज में आप बांट करके देख सकते हो, एक हिल एरिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा जो वैली। तो मेती की जो पॉपुलेशन आपको देखने को मिल रही है वो कंसंट्रेटेड है कहाँ पे, वैली रीजन्स में।
और आप न्यूमेरिकली उनका रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो, अगर एरिया वाइज भी आप देखते हो तो वो डोमिनेंट आपको देखने को मिलता है क्योंकि डेवलपमेंट वहाँ पे ज़्यादा हो सका है। साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है कि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, क्योंकि वो हिंदू सोसाइटी को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और जबकि हिल एरियाज में देखते हो तो मोस्टली वहाँ पे कन्वर्ट्स कौन है, क्रिश्चियन कन्वर्ट्स हैं। तो ये डिस्प्यूट हो गया हिली रीजन्स और वैली रीजन के बीच में, जहाँ पे मेती ने जब मांगा कि हमें रिजर्वेशन के राइट चाहिए, सेफगार्ड चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हमें दीजिए, तो हिल के लोग कह रहे हैं कि आपको ये चीज़ें नहीं मिल सकती, ये प्रिविलेजेस नहीं मिल सकते हैं क्योंकि आप तो पहले से एक डोमिनेंट स्टेटस में वहाँ पे रह रहे हो। एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमने जो रिजर्वेशन के क्राइटेरिया होते हैं स्पेसिफिकली पर्टेनिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, तो वो देश में जो आज के डेट तक चल रहा है पिछले 61 सालों से, वो एंथ्रोपोलॉजी नहीं बताया हुआ है। एक लॉ सेक्रेटरी हुआ करते थे 60s के दशक में, नाम था उनका बीएन लोकुर साहब। बीएन लोकुर साहब ने वो कुछ क्राइटेरिया दिए जिसके बेसिस पे ट्राइब जो इतनी सारी मौजूद हैं उनमें से आप निकाल के चुन के कह सकते हो कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो अब मेजर फोकस इस बात पे हो गया है कि क्या मेते जो ग्रुप है वो उन सारे कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल करता है कि साइनस ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए उनके बीच में, प्री एग्रीकल्चरल लेवल की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, एजुकेशनल बैकवर्डनेस होनी चाहिए, ऐसे कई सारे कैरेक्टरिस्टिक को वहाँ पे बीएन लोकुर साहब ने रखा है। तो एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस बहुत वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। सो आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऐसे देख सकते हैं कि जिस तरह से सर ने बताया है, इनका इस्तेमाल करके हो सकता है कि हम एक रैशनल और लॉजिकल तरीके से इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएं, क्योंकि ये नेशनल इशू बनता जा रहा है, राइट। सो सर, हमने यहाँ पर सिलेबस की बात की, कुछ प्रैक्टिकल और कंटेम्प्रेरी इश्यूज को भी डिस्कस किया कि कैसे एंथ्रोपोलॉजिकल इश्यूज और उनको समझ सकते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। सर, अब मैं जानना चाहता हूँ कि जो एस्पिरेंट्स एंथ्रोपोलॉजी को एज एन ऑप्शनल चूज करते हैं, एंड जिस तरीके से आप समझा रहे हैं बहुत ल्यूसिड और डिटेल्ड वे में, और बड़ा मज़ा आ रहा है सुन के, तो अगर हम स्टडी IQ से ऑप्शनल ये करते हैं तो हमारे जो ऑप्शनल कोर्सेज हैं इसमें हमें क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले तो मैं याद दिला दूं कि 26 से हमारे सर बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। 26 जून से बैच रही है हमारे 1 PM to 4 PM द क्लास टाइमिंग। 1 PM to 4 PM। और डिलीवरेबल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको एज यूजुअल लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम जो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज़ मोर देन एनी अदर इंस्टीट्यूशन दैट दे आर प्रोवाइडिंग। तो 18 मंथ्स की आपके पास वैलिडिटी होती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्रक्स एज अ मटेरियल मिल रहा है, दैट फॉर्म्स द बेसिक स्टडी मटेरियल। एक रेफरेंस की तरह आपको वहाँ पे वो मटेरियल मिल रहा है जो कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और क्रिस्प मैनर में आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग स्टडी करने में हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ें आपको मिलती है हैंड रिटन नोट्स। कई बार क्या होता है सर कि आप फैकल्टी से कुछ पढ़ रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन मीडियम में, और वो जो पढ़ा रहा है आप सोच रहे हो कि कुछ भी मेरे दिमाग से निकल ना जाए, कुछ भी छूट ना जाए, कोई भी इंफॉर्मेशन, तो आप लिखने लगते हो। और जब आप लिखते रहते हो तो आप कंसेप्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। बिल्कुल। तो पाइलअप्स तो आपके पास काफी बड़े बड़े हो गए, बड़े बड़े नोट्स आपने बना लिए, पर कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर नहीं है। अंडरस्टैंडिंग में कई बार लैक आ जाता है। और ऑप्शनल में, खासकर मेंस में जब आप लिख रहे हो ऑप्शनल्स को, तो वहां पे क्लैरिटी बहुत जरूरी है, खासकर आज के डायनेमिक एग्जामिनेशन के पैटर्न में। तो ये चीज आसान करने के लिए आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं जो कि एक एक्सपर्ट की टीम जो होती है जिन्होंने मल्टीपल मेंस दिए हुए हैं वो आपके लिए बना रहे हैं अलग से। आप चाहो तो अपने भी नोट्स वहाँ पे कुछ माइनर पॉइंट्स लिख सकते हो, अदरवाइज आपके रिवीजन के लिए और आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हैंड रिटन नोट्स हैं। साथ ही साथ द लास्ट कंपोनेंट दैट इज बीइंग डिलीवर्ड वो है हमारे लेक्चर नोट्स, जो आपको पीपीटी के फॉर्म में मिल रहे होते हैं। जो भी पीपीटीज हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव होती है, कई सारी इमेजेस होती हैं जिसके साथ आपकी विजुअल मेमोरी एक बन जाती है, जुड़ जाती है, और चीज़ों को आप याद रख पाते हो लंबे समय तक। तो दीज आर द बेसिक थिंग दैट आर बीइंग डिलीवर्ड। इसको छोड़ के ये कॉम्प्रहेंसिव बैच है, इसलिए आपको टेस्ट सीरीज भी डिलीवर हो रही है। 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे हैं, जो सेक्शन वाइज अलग अलग आपको अलग अलग स्टेप्स पे देखते हैं कि आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है, एफिशिएंटली चल रही है, रिमार्क्स उसमें दिए जाते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, एंथ्रोपोलॉजी में कई सारे इंस्टीट्यूट्स, ऐसा मैं नाम नहीं लूँगा, एथिकल नहीं होगा, पर कई सारे इंस्टीट्यूट अगर आप पता लगाते हो तो टेस्ट सीरीज तो हो रही है, बहुत बढ़िया से हो रही है, पर वहाँ पे इवेल्युएशन होते होते लोगों का रिजल्ट आ जा रहा है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि हम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में टेस्ट इंक्लूड किए और टाइमली डिलीवरी एंड डिस्कशन ऑफ द टेस्ट आपको मिल रहा है। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की अब क्लासेस, न्यू बैचेस 26 जून से स्टार्ट होने जा रही हैं। क्लास का टाइम रहेगा 1 PM to 4 PM, यानी कि 3 घंटे की क्लास रहेगी। एंड एज यू नो कि 25 जून तक स्टडी IQ ऑप्शनल कोर्सेज के ऊपर एडिशनल डिस्काउंट भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि आप बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे ऑप्शनल को अवेल कर सकते हैं। तो अगर आपने ये मैक्सिमम डिस्काउंट का फायदा लेना है तो आपको यूज करना होगा फैकल्टी कोड। सो वी हैव 2 रियली ग्रेट फैकल्टी कोड्स। सो आप मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड यूज कर सकते हैं US Live एंड ऑफ कोर्स CS Live।
तो जल्दी इस कोड को यूज करके आप एनरोल कीजिए कोर्सेज में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड सर इसी के साथ साथ देखो टेस्ट सीरीज तो एक हो गया कि जहाँ पर एक फुल फ्लेज तरीके से 3 घंटे का या 2 घंटे का जो भी हमारा टेस्ट का टाइम रहेगा उसमें बच्चा लिखेगा। बट लेट्स से एस्पिरेंट्स उन्होंने एक टॉपिक पढ़ा, नाउ दे नो, आप भी क्लास में बताएंगे कि प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चंस आ रखे हैं, उसमें वो लिखना चाहेंगे, प्रैक्टिस करना चाहेंगे टू गेट योर फीडबैक, टू गेट सम इनपुट्स जिससे कि वो अपने आंसर को और इम्प्रूव कर सकें। तो क्या वो आंसर इवैल्यूएशन इंक्लूडेड है इस पर्टिकुलर हमारे? डेफिनेटली वो इंक्लूडेड है। ऑफ कोर्स आप जब टेस्ट सीरीज के थ्रू आंसर्स को बच्चे लिखते हैं तो इवैल्यूएटर की पूरी टीम हमारी देख रही होती है, बट पर्सनली ऑल्सो जब हम पीवाईक्यूज को, मॉडल क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एस्पिरेंट्स आर फ्री टू सेंड थ्रू द ईमेल, जो हमारा ऑफिशियल ईमेल है उसके थ्रू भेज सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम का भी पोर्टल एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड है, उसके थ्रू हमें वो शेयर कर सकते हैं और हम उसको इवेल्युएट करके अपने रिमार्क्स उन तक रियल टाइम में प्रोवाइड कर देते हैं। बिल्कुल। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि काफ़ी इलेबोरेट डिलीवरेबल्स हैं यहाँ पर। एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस के हिसाब से पूरे के पूरे करिकुलम को सर ने डिज़ाइन किया है, सारी क्लासेस सर खुद ले रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ इट जो आपको क्रक्स मटेरियल मिलेगा उसमें व्हाट वी हैव एम्फसाइज्ड इज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो आपके अपकमिंग एग्जाम में सवाल बन सकता है उसके प्रोबेबल टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके जितना सिंप्लीफाई हो सकता है और जितने पॉइंट्स बन सकते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के, उस तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन होगी, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर कराएंगे और इन सभी के साथ साथ जो अर्जित किया हुआ ज्ञान है उसकी एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये हमें बता देनी चाहिए दैट आप सब जानते हैं कि 25 जून तक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पर स्टडी आईक्यू टीम ने सेल ऑफर की है जहां पर आप ऑप्शनल्स के ऊपर एडिशनल डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। सो इस सेल का भी आप भरपूर प्रयोग करें और सही टाइम पे एनरोल करके अपना टाइमली सिलेबस कंप्लीट करें एंड टाइमली इसको रिवाइज करें ताकि आप क्लियर भी इसको टाइमली अपने पहली अटेम्प्ट में कर लें। सो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड जिस तरीके से आपने एक्सप्लेनेशन की है, आई एम वेरी श्योर दैट स्टूडेंट्स आर गोइंग टू एनरोल इन दिस बैच, क्योंकि यही एक्सप्लेनेशन से वो अपना मेंस भी क्लियर करेंगे, इंटरव्यू भी क्लियर करेंगे और फाइनल मेरिट में भी उनका डेफिनेटली नाम आएगा। श्योरली सर, आई एम ग्लैड कि आपने सेशन यहाँ पे कंडक्ट किया और चाहते हैं कि 26 से जो हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं उसमें आप सब आओ और हम आपसे ओरिएंटेशन में मिलने का वेट करेंगे। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो दोस्तों ये थे उत्कर्ष सिंह सर, जल्दी अभी आपसे क्लासेस में मिलेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द हम आपके साथ और भी फैकल्टी मेंबर्स को लाएंगे और भी ऑप्शन सब्जेक्ट्स के ऊपर जरूर चर्चा होगी। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।